So these are the morphologies of the fractured surfaces for the round specimen. These are the round specimens having high nominal stress, which are subjected under high nominal stress, low nominal stress. So having mild stress concentration, you can see the round slot around the specimen, having round edges, and severe stress concentration which have sharp edges. So this is the severe stress concentration, and the loading type is the tension or tension compression, right? So when there is no stress concentration, this is the type of beach marks which occurs on the specimen under high nominal stress. If the stress is high, so after some progression of the crack, after some time, it will fracture suddenly. So if we have the mild stress concentration area, then this will be the beach marks. If severe stress concentration, so this is the cross sectional of this area basically, where the crack initiate and then progress. So compare this high nominal stress with that of the low nominal stress. In the low nominal stress, you can see that the beach marks are much higher as compared to the high level stresses. So you can simply estimate the type of loading from the fractured surface just by knowing the beach marks in the high cycle fatigue loading, where the cycles are more as compared to the low cycle fatigue. So usually it fail after large number of cycles if the stress level is low as compared to the high nominal stress, in which the fracture occurs after less number of cycles as compared to the low nominal stress. So ये जो लाइफ है, अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो लाइफ जो है ना वो कम होगी, ठीक है, और अगर स्ट्रेस कम होगा तो लाइफ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक। सिमिलरली अगर हमारे पास स्ट्रेस कंसंट्रेशन है किसी भी स्पेसिमेन में, चाहे माइल्ड है या सीवियर है, तो उसमें भी हमारे पास जो लाइफ है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेट हो जाता है, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है और उसी जगह पर फ्रैक्चर होता है जहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है। तो ये बीच मार्क्स हैं कि अगर हमारे पास माइल्ड स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो तो वो इस तरह की मार्क्स हमारे पास मौजूद है। सिमिलरली अगर सीवियर स्ट्रेस कंसंट्रेशन है तो आप देख सकते हैं कि ये केस स्टार्ट हो गया यहाँ से और फिर ये फ्रैक्चर हो गया। तो अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं है तो ये हमारे पास इस तरह की मार्क्स होते हैं। अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन होते हैं तो यूजुअली ये स्प्रेड होता है, इस तरह राउंड नहीं होता, बल्कि हमारे पास इसमें थोड़ा फैलाव होता है, थोड़ा स्प्रेड होता है इसकी मार्क्स में। सो दिस इज फॉर द राउंड स्पेसिमेन। इसके मुकाबले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के अगर स्पेसिमेन है एंड दे आर सब्जेक्टेड टू द टेंशन और टेंशन कंप्रेशन, ठीक है, तो उसमें हमारे पास इस तरह की बीच मार्क्स आते हैं। ये माइल्ड स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, ये सीवियर स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, ठीक है। If the stress level is low, so you can see that the beach marks are much higher as compared to the high nominal stress. उसमें लाइफ उसकी ज़्यादा होती है, बीच मार्क उसमें ज़्यादा बनते हैं, तो जो क्रैक प्रोपेगेशन का टाइम है वो ज़्यादा होता है as compared to the high nominal stress. So in the low nominal stress, there is mild stress concentration, and there is severe stress concentration. तो जो नीचे पिक्चर गिवन है, दिस इज द साइड व्यू ऑफ दिस
स्पेसिमन इसमें आप देख सकते हैं जो स्लॉट है वो हमें नज़र आ रही है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स इसमें बनते हैं एंड वी कैन सी दिस पैटर्न यूजुअली फ्रॉम द नेकेड आई और सिंपल कैमरा जो थोड़ी सी भी मैग्नीफिकेशन कर सकती है तो वो हम इसको देख सकते हैं। तो दिस इज फॉर द टेंशन कंप्रेशन लोडिंग। यूनिडायरेक्शनल बेंडिंग, ठीक है, फॉर द राउंड स्पेसिमन अगर हमारे पास बेंडिंग होती है यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, एक तरफ से बेंडिंग हो रही है, फिर उसके बाद दूसरी साइड पे हमारे पास बेंडिंग यानी रिवर्स बेंडिंग नहीं होती। तो एक डायरेक्शन में अगर हमारे पास बेंडिंग हो रही है, ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास एक क्रैक इनिशिएट हो रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेस लेवल अगर हाई है और ये हमारे पास अगर लो है। दिस इज फॉर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। अगर बाई डायरेक्शनल बेंडिंग है या रिवर्स बेंडिंग है, एक तरफ से बेंड हो रहा है, जिस तरह हम किसी स्टिक को बेंड करते हैं और तोड़ने की कोशिश करते हैं, हम एक तरफ से बेंड करते हैं फिर दूसरी तरफ से बेंड करते हैं। तो ऐसे केस में हमारे पास यूजुअली जो क्रैक होता है तो दोनों साइड पे हमारे पास इनिशिएट होता है। तो यूजुअली जो क्रैक इनिशिएशन है वो जहाँ पर हमारे पास टेंसाइल लोड होगी ना, सो दैट टेंसाइल लोड यूजुअली ओपन द क्रैक unlike the compression load which heals the crack, जो कि क्रैक को हील करने की कोशिश करता है। तो अगर जो पिछला केस था उसमें हमारे पास यूनिडायरेक्शनल बेंडिंग था, तो एक साइड पे हमारे पास जहाँ से हमारे पास टेंशन था तो वहाँ पर हमारे पास क्रैक इनिशिएट हुआ, लेकिन इस केस में हमारे पास चूँकि दोनों साइड पे हमारे पास बेंडिंग हो रही है तो हमारे पास क्रैक जो है दोनों साइड पे प्रोपेगेट। This is the cases for the concentration, mild and high concentration. और ये हमारे पास अगर स्ट्रेस लेवल कम हो तो हमारे पास बीच मार्क ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। रोटेशनल बेंडिंग, रोटेशनल बेंडिंग में हमारे पास जो बीच मार्क्स होते हैं, फिर आप देख सकते हैं कि इस तरह की मार्क्स होते हैं। और अगर हमारे पास कोई स्लॉट वगैरह है तो आप फिर देख सकते हैं कि राउंड स्लॉट हमारे पास इस तरह के मार्क्स आते हैं। अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन सीवियर है तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सर्कल्स वो सेंटर की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। Similarly, for the low level of the stress, the beach marks are high amount, ठीक है। और ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो फिर इस तरीके से ये रहे रोटेशनल बेंडिंग के लिए। टॉर्शन अगर हो रही है तो आप देख सकते हैं हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि हमारे पास जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते हैं, जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं टॉर्शन में, तो 45 डिग्री पे। तो यूजुअली हमारे पास जो फटीग फिनोमेना होता है, यूजुअली ये एक ब्रिटल टाइप फ्रैक्चर्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रेस का प्लेन होता है उसी पे जो है ना ज़्यादा फेलियर के चांस ज़्यादा होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी स्ट्रेस लेवल क्या है। सो ये हमारे पास जो टॉर्शन है ये उसकी मॉर्फोलॉजी है। अगर हमारे पास स्ट्रेस कंसंट्रेशन मौजूद है तो फिर हमारे पास सेंटर में हमारे पास कोई स्लॉट वगैरह मौजूद है, तो फिर यहाँ पर हमारे पास जो फ्रैक्चर सरफेस है, जो टॉर्शन है, उस पर जो मार्क्स होंगे वो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। ये फ्रैक्चर सरफेस की स्टडी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस किस्म की लोडिंग से ये टूट किया है। सो लोडिंग अपने जो है ना मार्क्स छोड़ जाता है कि ये किस किस्म की लोडिंग है। तो फ्रैक्चर सरफेस को स्टडी करने का एक साइंस है, पूरा एक तरीक़ेकार है, क्रिप्टोग्राफी फ्रैक्चर सरफेस की स्टडी।
ये हमारे पास जब स्ट्रेस लेवल हमारे पास कम हो जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्रेक जनरेट हो जाती है। तो हमारे पास जो क्रेक मार्क्स हैं या बीच मार्क्स हैं वो फिर ज़्यादा होती है इसके लो लेवल ऑफ द स्ट्रेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन अगर नॉच होती है तो यहाँ पर इस किस्म के हमारे पास बेंचमार्क्स बन जाते हैं। डिफरेंट मशीन कंपोनेंट्स में कोई फ्लॉ होती है या डिज़ाइन प्रॉपरली डिज़ाइन में ऐसे प्रोविजन रखे जाते हैं कि जो जिसकी वजह से हमारे पास फटीग जो है वो फ्रैक्चर जो है वो उधर ही से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ड्राइव शाफ्ट है, ड्राइव शाफ्ट, and the fatigue will initiated at the end of the keyway at the point B and progress to final rupture at point C. So point B पे हमारे पास ये कीवे है। कीवे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि we are using keys to couple different machine components to prevent the relative motion. आपने देखा होगा जितनी भी पुलीस वगैरह शाफ्ट पे फिक्स होती है तो वो कीज की मदद से उसकी हम जो रिलेटिव रोटेशन है उसको हम प्रिवेंट करते हैं ताकि प्रॉपरली जो पावर है वो ट्रांसमिट हो सके मशीन कंपोनेंट में। सो इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। कीवेज हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कीवेज होते हैं, कीज होते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसपे हम मशीन कंपोनेंट को कपल करते हैं। दिस इज वन ऑफ द की जिसकी ये एक तरीका है जिसमें हम स्लॉट बनाया होता है और उसमें हम की इंसर्ट करते हैं। तो की उससे जो है ना दूसरे मशीन कंपोनेंट में है उसमें भी इंसर्ट हो जाती है और इसमें भी इंसर्ट हो जाती है। तो दोनों तरफ जो स्लॉट्स होते हैं उसमें की लगी होती है और वो जो दोनों कंपोनेंट होते हैं उसके रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर एक स्ट्रेस कंसंट्रेशन पैदा हो जाती है, यहाँ पर जो कॉर्नर्स हैं शार्प कॉर्नर्स, तो इसकी वजह से हमारे पास स्ट्रेसेस हाई होते हैं और विच हेल्प्स इन द क्रेकिंग इनिशिएशन प्रोसेस फ्रॉम दिस पॉइंट। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये बीच मार्क्स हैं, ठीक है, एंड देन इट इज़ द फाइनल फ्रैक्चर ऑफ द। ये एक अनदर एग्जांपल है। ये आप देखें यहाँ पर एक स्लॉट है, स्लॉट इज प्रोवाइडेड फॉर द lubrication और सम अदर प्रोसेस, ठीक है। Factory surface of thin or corners of the mismatch these holes provide stress concentration cracks indicated by the arrow। देखिए यहाँ पर जो स्लॉट था ग्रीस के लिए या ऑयल के लिए lubrication पर्पस के लिए प्रोवाइड किया गया था, वहाँ से स्टार्ट होके इधर तक आ गया फाइनल फ्रैक्चर। ये आप देख लें कि हमारे पास एक फटीग का जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ गया और यहाँ से डायरेक्ट फाइनल फ्रैक्चर। तो दिस इज द फोर्ज कनेक्टिंग रॉड ऑफ द SI 8640 स्टील। ये कनेक्टिंग रॉड है जिसमें से हमारे पास, चूंकि होल के अराउंड हमारे पास स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, स्ट्रेसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये यहाँ से ही स्टार्ट हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ, जहाँ पर होल था वहाँ से स्टार्ट हो गया। So this is an example of the fatigue factor caused by pure tension where surface stress concentration are absent and a crack may initiate anywhere in the cross section. In this instance, the initial crack found at a forging leg
slightly below the center, grew outward symmetrically and ultimately produced a brittle fracture without warning. This is the cavity, this is the defect inside the material from where it starts. यहाँ पर आप देखें कि एज से स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि कोई स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं थी, सरफेस बिल्कुल फिनिश थी, ठीक है, लेकिन मटेरियल के अंदर कुछ ऐसी फ्लॉज थे जिसकी वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन लोकल लेवल पे स्ट्रेसेस हाई थे और यहाँ से आउटवर्ड क्रैक प्रोपेगेट होना शुरू हो गया और एक स्टेज आ गया, जब यहाँ तक आ गया तो फिर कंप्लीटली फ्रैक्चर हो गया। आप देख सकते हैं दिस इज द कंप्लीट फ्रैक्चर एंड सडन टाइप ऑफ फ्रैक्चर। ये एक और एग्जांपल है, fatigue failure of system A186 steel double flange trailer wheel caused by stamp marks। ठीक है, अब देखें ये स्टैम्प मार्क्स हैं, आपने देखा होगा डिफरेंट मटेरियल्स पे मार्किंग हुई होती है, इंग्रेव्ड मार्किंग होती है, या तो स्लॉट्स होते हैं या उसमें उभरे हुए कुछ अल्फाज लिखे होते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, या उसको कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट पार्ट्स में, इस मकसद के लिए इस पार्ट्स पे इस तरह मार्किंग जो मोल्डिंग और कास्टिंग होती है उसमें ये प्रोविजन होती है और वे उसमें बन जाते हैं। तो इस तरह के जो मार्किंग है ये भी फटीग क्रैक के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है कि वो वहाँ से स्टार्ट हो जाए जहाँ पर कहीं भी उसको स्ट्रेस कंसंट्रेशन या कोई डिफेक्ट होती है तो वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ये मार्किंग भी की वजह से यहाँ पर हमारे पास जो क्रैक्स है वो इनिशिएट हो गए और फिर फ्रैक्चर की तरफ ये बढ़ गए। ये एक और एग्जांपल है जिसमें डिज़ाइन को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ये फ्रैक्चर हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लुब्रिकेशन होल था which provides opportunity for the fatigue surface, जिसको इम्प्रूव करके इस तरह का बनाया गया। लुब्रिकेशन होल की जो ओरिएंटेशन है उसको चेंज किया गया है। ये लुब्रिकेशन होल है जहाँ पर कुछ डिफेक्ट्स थे और इन्हीं डिफेक्ट्स की वजह से हम क्रैक प्रोपेगेट हो गया और फ्रैक्चर की तरफ बढ़ गया। तो इन मॉर्फोलॉजीज को स्टडी करने का मकसद यही है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि किसी भी सरफेस को अगर हम स्टडी करना चाहें तो पहले ही लुक में हम उसको देख अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसे टूट गया है, टेंसाइल ओवरलोड की वजह से है या फटीग की वजह से। फटीग होगा तो उसमें बीच मार्क्स होंगे, फिर बीच मार्क्स कैसे हैं तो जो हमारे पास मॉर्फोलॉजीज हैं उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं and then we can identify which type of loading occurs on this type on this machine component and this machine component fails। स्टैटिक फेलियर हमने काफ़ी पढ़ लिया है। स्टैटिक में हम और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 1 में हमने पढ़ लिया। जो डायनामिक लोडिंग है, रिपीटेड लोडिंग, अल्टरनेटिव स्ट्रेस, ये फटीग इसका भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। So the ultimate strength of material is the maximum stress a material can sustain before assuming the load is applied on the one side. So fatigue strength क्या है? Resistance of material to failure under cyclic loading. Material can also fail by being loaded repeatedly to stress level that less than ultimate size. It fails usually as we design below the ultimate strength, below the yield strength, but still material fails. So why it fails? It fails due to the repeated loading. क्योंकि लोडिंग की जो नेचर है
वो एक टाइम पे नहीं होती बल्कि वो रिपीट हो रही होती है आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। उसका पैटर्न चाहे कुछ भी हो, मतलब वो स्मूथली लोडिंग अनलोडिंग हो रही है या वो शार्प लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, रैंडम लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, लेकिन वो रिपीट हो रहा है। सो दैट इज द फैटीग फेलियर प्रोसेस। अप्रोचेस क्या क्या है, हम उसको थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। फिर हम एंड्योरेंस लिमिट क्या है, कौन से पैरामीटर हैं जिससे एंड्योरेंस लिमिट को मॉडिफाई किया जाता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन का क्या रोल है, तो ये हम स्टडी करते हैं। 3 मेजर फैटीग लाइफ मेथड्स यूज्ड इन डिजाइन एनालिसिस और सेफ लाइफ एस्टिमेशन। और ये एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, यूजुअली इसको किया जाता है। और भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन ये फंडामेंटल एक्सपेरिमेंटल मेथड है। स्ट्रेस लाइफ मेथड एस एन कर्व इसको कहते हैं। स्ट्रेन लाइफ एप्सिलॉन एन कर्व, लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स। फैटीग के 2 किस्में हैं, वन इज लो साइकिल फैटीग एंड द अदर वन इज द हाई साइकिल फैटीग। लो साइकिल फैटीग में जो नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं that are usually less than 1000 cycles, whereas in the high cycle fatigue number of cycles are more than 1000 cycles। ठीक है, उसमें जो लाइफ होती है हाई साइकिल फैटीग में वो ज़्यादा होती है और लो साइकिल में हमारे पास जो लाइफ होती है वो कम होती है। सो n is the life, you can say n is the number of cycles after which fracture occurs। स्ट्रेस लाइफ मेथड क्या है, बेस्ड ऑन स्ट्रेस लेवल्स ओनली, इट इज द लीस्ट एक्यूरेट अप्रोच स्पेशली फॉर द लो साइकिल एप्लीकेशन। मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत पुराना मेथड है, फ्रॉम 1880 and 1870 it is used, easiest to implement for a wide range of design applications। एम्पल सपोर्टिंग डेटा, काफी डेटा मौजूद है डिफरेंट मटेरियल्स के, इसके तरफ लोगों ने बनाए हैं। represents high cycle applications adequate। high cycle में हम कह सकते हैं कि this is accurate method और इससे हम फैटीग लाइफ को एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन जो लो साइकिल एप्लीकेशन है उसमें हम स्ट्रेन लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो स्ट्रेन लाइफ इन्वॉल्व्स मोर डिटेल एनालिसिस ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड लोकलाइज्ड रीजन्स वेयर द स्ट्रेस कैपेसिटी आर कंसिडर्ड estimates good for low cycle fatigue application, although some uncertainty exists in the results। फ्रैक्चर मैकेनिक्स अप्रोच है जिसमें हम assume करते हैं कि क्रैक इज ऑलरेडी प्रेजेंट एंड डिटेक्टेड। यूजुअली ये एक ऐसा अप्रोच है कि हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह के हमारे पास एयरलाइंस हो गई, तो उसकी जो बॉडी है या जो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉस्टली है। सो इसमें हम देखते हैं कि क्रैक अगर है ऑलरेडी है तो उसको हम मॉनिटर करते हैं कि हो सकता है कि इसकी सर्विस लाइफ को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय थ्रू मॉनिटरिंग क्रैक प्रोपेगेशन प्रोसेस। तो इस मेथड में हम देखते हैं कि डिफरेंट मटेरियल में जो क्रैक प्रोपेगेशन है वो किस तरीके से होती है और किन साइकिल्स के बाद इनिशिएट होता है, फिर कितना साइकिल्स के बाद ये प्रोपेगेशन होती है और फिर ये कितने साइकिल के बाद हमारे पास एक कंप्लीट फ्रैक्चर होता है। तो हम कहते हैं कि अगर मटेरियल में क्रैक मौजूद है तो अगर उसको प्रॉपर मॉनिटर किया जाए, केयर किया जाए, तो उसकी सर्विस लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली होती है और उसमें सर्विस लाइफ की अगर हम बढ़ा सकते हैं तो वो यूजुअली हम कॉस्ट को कम करना चाहते हैं। लेकिन ये एक मेथड है जिससे हम एस्टिमेशन कर सकते हैं कि किसी मशीन कंपोनेंट की लाइफ कितनी होगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड, फ्रैक्चर मैकेनिक्स मेथड। हम उसमें एज्यूम करते हैं कि क्रैक मौजूद है, ठीक है,
और then we predict crack growth with respect to the stress intensity. Most practical when applied to large stress and congestion with computer codes and a periodic inspection program. So inspection इसमें लाजमी है, ठीक है, ताकि हम उसकी सर्विस लाइफ को बढ़ा सकते हैं। और क्रैक प्रोपेगेशन को डिफरेंट मेथड्स हैं कि क्रैक प्रोपेगेशन को कैसे डिक्रीज किया जाए, क्रैक को कैसे अरेस्ट किया जाए। ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो लेकिन यहाँ पर हम अपनी कोर्स में हम ज़्यादातर जो स्ट्रेस लाइफ अप्रोच है उसको हम ज़्यादा डिस्कस